सुनाओ एनएसडीएल अब देखिए 1206 पर क्लोजिंग हुई है। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो ड्रैग है वो तीसरे या चौथे दिन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर आईपीओ की लिस्टिंग। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। Q1 के नंबर आए, नंबर आपने देखे, नंबर में क्या देखने को मिला। खैर ये तो बात की बात है कि नंबर में क्या देखने को मिला, बट आपके सामने जो मूव है वो कुछ खास नहीं है। एक साफ साफ पता चल रहा है। अब आगे होगा क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वही पैटर्न बनता जा रहा है जो बाकी आईपीओ के अंदर हुआ था। जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस हुआ, आपका ओला हुआ, आपका और पीछे चले जाइए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि लिस्ट हुए थे। एंड उसके बाद एकदम से उनमें रैली आई लिस्टिंग के बाद, और उसके बाद जैसी ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाती है एक लेवल पर जाकर ट्रेडर जो है वो छोड़ देता है। एंड उसके बाद इन्वेस्टर जो है वो भुगतता है। इन्वेस्टर क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का चस्का जो है ना वो हर स्टॉक के साथ नहीं रहना चाहिए। क्या आप खरीद रहे हो ये इंपॉर्टेंट रखता है। सोना नहीं बना रही है, सोना नहीं बना रही, गोल्ड नहीं बना रही कंपनी, गोल्ड नहीं बना रही है ना, कुछ यहां पर ना चिप वगैरह बना रही है जो कि इनकी काफी यूनिक है। डिपॉजिटरी है, वो भी प्योर डिपॉजिटरी प्ले नहीं है। CDSL प्योर डिपॉजिटरी प्ले होता है। एंड वही ना बात आ जाती है ना कि हाई वैल्यूएशन, लोग तब तक टीवी पर आपसे बात नहीं करते हैं जब तक उसके अंदर कुछ हो नहीं आता। पहले पूरा काम हो जाने दो स्टॉक के अंदर फिर हम बात करते। तो ऐसा कुछ रहता है। आगे होगा क्या क्या ये 1400 1001 या 10 का जो भी प्राइसिंग है, जो हाई है, वो क्या टूटेगा? अगर टूटेगा तो और भी ज्यादा हाई से नजर आएंगे। अदरवाइज अगर यहां से और नीचे आया तो फिर एक प्रॉब्लम वाली बात है। फिर वही बात घूम फिर कर आ जाती है जो बाकी आईपीओ में हुआ वही इस वक्त हुआ। एंड ताज्जुब की बात है, डिलीवरी क्वांटिटी सेम वैसे ही हाल है। 12 अगस्त 11.4% एंड 19.60% आपका 13 अगस्त को डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है। ठीक है, अब इसमें एक बात देखिएगा कि इसका साइज और इसका साइज में अंतर, ये क्या है? ट्रेडर का जो इंटरेस्ट है वो खत्म। और अगर ऐसे ही धीरे 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 जो साइज है ना कैंडल का ये कम होता रहा तो समझ जाइएगा कि ट्रेडर अपना काम कर कर निकल चुका है। अभी भी स्टिल कुछ कह नहीं सकते, घूम अभी भी सकता है, घुमाने के लिए कितना ही देर लगती, बट उस पर नजर रखिएगा कि 1410 जो इसका हाई है, जो भी हाई है 1412 है, 13 है, 14 है, जो भी है, अगर वो टूटता है तो ही यहां पर ना एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि पता चला वहां तक गए एंड वापस से स्लिप हो गए तो वो डबल टॉप में यहां पर ना देखा जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिए। बट जो बाकी आईपीओ में हुआ है सिनेरियो सेम कुछ ना कुछ यहां पर वही देखने को मिल रहा है। 3 दिन दौड़ाया इस स्टॉक को एंड उसके बाद गिरावट। नंबर्स तो कुछ खास है नहीं है। मार्च के कंपैरिजन 312 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 91 से 95 4 करोड़ का इंक्रीज। अब आप इस 4 करोड़ के इंक्रीज में आप ये देखेगा 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। मायने रखता, पूरे साल में डिपॉजिटरी कंपनी आसान नहीं है इतना प्रॉफिट बना पाना एंड उसके बाद एक हैवी वैल्यूएशन में बैठना। तो तुम एक हाई पर बाई कर कर बेचोगे कहां, सबसे बड़ी बात यहीं आ जाती। एंड जो नेट प्रॉफिट है आप देखिए 83 से 90 करोड़, यानी कि 7 करोड़ का जंप हमें नेट प्रॉफिट में देखने मिला है। अब यहां पर ना आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी आपका जो पी रेशियो है जगह जगह वो गलत शो करेगा, क्योंकि एक नया क्वार्टर है आपका लिस्टिंग के बाद जून का, तो अभी 4 क्वार्टर चाहिए रहते हैं। 4 क्वार्टर का आपका जोड़ जाड़ कर आपका ईपीएस बनता है। ठीक है ना, तो अर्निंग पर शेयर जो है अभी जगह जगह जो ये कंपनियां हैं जो कि डेटा स्टॉक एनालिसिस जो यहाँ पर ना आपको माफ कीजिएगा जो स्टॉक स्क्रीनर्स हैं वहां पर क्या है कंप्यूटराइज है, तो यहां पर ना आपको गलत ईपीएस देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी पिछले जो क्वार्टर है वो अपलोडेड नहीं है कहीं भी। तो उसकी वजह से यहां पर ना आपको ईपीएस रॉन्गली दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से पी रेशियो आपको गलत दिखाई दे सकता है। एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर में देखिए तो देखिए ये आपका मार्च 2025 के हिसाब से जो एनुअल नंबर्स आए थे उसके हिसाब से जो ईपीएस है वो दे रखा है 17 के अराउंड ईपीएस बनता है। ठीक है, अब उसके हिसाब से तो पी रेशियो ठीक है, पी रेशियो देखने को मिला है 17.30 का 57.50 के अगेंस्ट। मैं एक बात यहां पर कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं CDSL का कोई बहुत बड़ा फैन हूं, नहीं,
बट सीडीएसएल आपसे सस्ता है। सीडीएसएल से महंगा आज की डेट में एनएसडीएल है कई कंपैरिजन में। 12 टाइम आज की डेट में प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक 12 टाइम ट्रेड कर रहा है। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप। स्टॉक के जो रिजल्ट्स हैं बता रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10% का जंप है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी में। अब वो 10% का जो जंप है वो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा है, बट जो कंपनी हाई वैल्यूएशन पे चल रही होती है 10% उनके लिए जंप वो थोड़ा सा फीका पड़ता है बस। और एनएसडीएल हाई वैल्यू पर है। अब आप पूछो कितना वैल्यू पर है। जब एनएसडीएल जो आईपीओ लेकर आया था आपका सुस्त लिस्टिंग क्यों देखने को मिली थी, क्यों इतना कम देखने को मिला था? उसका रीजन है क्योंकि एक राइट वैल्यू पर लेकर आए थे, वहां पर आपके खाने के लिए जगह नहीं थी। वो तो ट्रेडर है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है जो कि एकदम से स्पाइक आ गया। अदरवाइज आप देखें अगर कुछ होता खाने के लिए वास्तव में आईपीओ के टाइम तो वो प्रीमियम में ही दिख जाता। तो आप सोच रहे हो कि इतना सब कुछ बता रहे हो, मतलब है क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये है कि जब भी आईपीओ आए एंड कुछ ऐसा देखने को मिले तो समझ जाना है कि 3-4 दिन बाद बॉस पहले तो कंपनी एनालाइज करनी है, ठीक है ना। कंपनी एनालाइज करने के बाद जब लगता है कि हाँ भैया बहुत कुछ हो गया 3-4 दिन में, चल गया जितना चलना था, चुपचाप से थोड़ा सा बुक करो, बस सिंपल सी बात है। 24 वाला के 48,000 करोड़ का मार्केट कैप करवा देंगे क्या? अगर वो होगा तो किस जगह पर आप खरीद रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये आरबीएनएल ये टूटे, ये आपका यहाँ पर ना आपका आईआरएफसी जो है इतना बुरी तरह से टूटे, ये पीएसयू जो टूटे हैं वो क्यों है? क्योंकि उन्हें पहले चलाया गया, ठीक है ना। हाई वैल्यूएशन इतनी पहुंच गई, लोगों को पैसा आना बंद नहीं हो रहा, बट स्मार्ट मनी निकल चुका है यहाँ पर आप फंसे हुए हैं एंड वहीं से गिरते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद कवर होने का नाम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन चल रहे थे, ये वैल्यू ही गलत थी, ये आपका राइट वैल्यू के आसपास आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये लॉसेस कौन लेगा यहाँ पर? आप ही तो लेंगे। स्मार्ट बंदा नहीं लेता लॉसेस, आप ही लेते हैं लॉसेस। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि एनएसडीएल खराब है, टूटेगा 1410 तो चल जाएगा, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या होना है, बट पैटर्न जो है ना वो बाकी जो आईपीओ में हुआ है ना वही हुआ। एंड यही खुन्नस बढ़ाता है कि जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो एकदम से स्पाइक लेकर स्टॉक्स को ऊपर कर देती है एंड इन्वेस्टर जो कम्युनिटी है वो बेचारी फंस जाती है। बात यहाँ पर यही आती है। आप फंसेंगे या नहीं फंसेंगे पता नहीं है। आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पर ना क्या करना चाहिए, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ना तो अभी आरएसआई का कुछ है लेना देना कि ओवरबाउट ओवरसोल्ड, बस सिर्फ इतना दिख रहा है डिलीवरी क्वांटिटी से कि खेल तो हो चुका है। अब वो वास्तव में कितना क्या रहेगा ये पता नहीं है, बट अभी जो है आपका ध्यान रखिएगा 1100 एंड 1120 1130 इवन माफ कीजिएगा 1130 1100 ये एक रेंज मान के चलिएगा एंड यही अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। मतलब इस रेंज के पास आए 1130 से 1100 की रेंज में अगर आए, ये 30 रुपए की जो रेंज है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर घूमना होगा स्टॉक तो यहीं से घूम जाएगा, अदरवाइज अगर ये रेंज भी टूट रही है तो फिर एक नीचे का यहाँ पर डाउनटर्न जो है वो रह सकता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। नंबर्स में कोई बाव फैक्टर है नहीं है, वैल्यूएशन हाई है ही, प्योर प्ले है नहीं, सीडीएसएल एक प्योर प्ले बनता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी एक ट्रेडर कम्युनिटी यहाँ पर ना एंजॉय करके चलिए डिलीवरी क्वांटिटी बता रही है। खैर यहाँ पर ना बस आप अपना डिसीजन बनाइएगा, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे पूछकर, अपने जो ब्रोकर हैं उनसे पूछकर, क्योंकि वही बता पाएंगे आपको एनएसडीएल में सही मायने में करना है क्या है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या पेशेंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।